हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का भारत संसाधन एवं उपयोग। हमारा फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का और इसका हम 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें पूरे एक्सप्लेन के साथ। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे अंत तक और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम चलते हैं बिना देर किए हुए अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो पहले इस चारों ऑप्शन को हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। अनवीकरणीय किसको कहते हैं? तो वैसा संसाधन जो खत्म हो जाने के बाद उसको हम पुनः पूर्ति योग्य यानी कि उसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं या प्राप्त करने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उसको कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय किसको कहते हैं? जो अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैव किसको कहते हैं? सजीवों के समूह को जैव कहते हैं। अजैव किसको कहते हैं? तो निर्जीवों के समूह को अजैव कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को पता चल गया होगा कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। अगर मान लीजिए कोयला अगर खदान में ख़त्म हो जाए तो उसको हमें पुनः प्राप्त करने में बहुत करोड़ों वर्ष लग सकते हैं या वो हमें प्राप्त भी नहीं हो पाए। इसलिए कोयला जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की इधर। तो अगला प्रश्न है हमारा दूसरा नंबर कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो बताना है कि सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। मानवकृत है कि पुनः पूर्ति योग्य है कि अजैव है या अचक्रीय है। तो मानवकृत का मतलब होता है जो मानव द्वारा निर्मित होता है। पुनः पूर्ति योग्य का मतलब होता है जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सौर ऊर्जा खत्म हो गया तो फिर से हम अगर सूरज की रोशनी से अपना ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की तरफ। तो तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो आप लोग को बताना है जो तट रेखा होते हैं यानी समुद्र के किनारे जो रेखा होते हैं, समुद्र के किनारे जो होते हैं उसको हम बोलते हैं तट। जो समुद्र होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत का नक्शा है, तो भारत का ये जो पार्ट है इसके चारों तरफ ये जो है इधर पानी है, तो ये हमारा कहलाएगा तट। ठीक, तो इतना बात को याद रखिएगा। तो यही बताना है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 200 किलोमीटर का क्षेत्र जो है उसको हम कहते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अगर पूछे कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसको कहते हैं, तो किसी भी देश के तट रेखा से उसके 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को उसका अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से आप आंसर भी दे सकते हैं उसका। चलते हैं अगले चौथे प्रश्न की इधर। तो चौथा प्रश्न है कि बताइए यहाँ पे कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन संग्रहण से, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, कि संसाधन के नियोजित दोहन से, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो बताना है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो आप लोग का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12.2 किलोमीटर। यहाँ पर इसका जो है इधर जो सर्वेक्षण जो हुआ है उसमें आप लोग का सही आंसर होना चाहिए था 22.2 किलोमीटर यहाँ पे। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो है 12.2 किलोमीटर इसके आसपास का सबसे आसपास का आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को टिक कर रहे हैं यहाँ पे। इसका सही आंसर जो होगा 22.2 किलोमीटर होगा। तो ऑप्शन में 22.2 किलोमीटर नहीं होने के कारण यहाँ पे इसको हम ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12.2 किलोमीटर को ही टिक करेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा आप। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको गाइड में भी मिल जाएंगे, तो उससे घबराइएगा नहीं। अगले प्रश्न है हमारा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो बताना है कि भूमि निम्नीकरण जो होते हैं उसका मुख्य कारण क्या है पंजाब में। तो वनोन्मूलन,
गहन खेती की अति पशुचारण की अधिक सिंचाई। वनोन्मूलन का मतलब होता है पेड़ की कटाई, गहन खेती हो गया यहाँ पे। अति पशुचारण मतलब होता है कि जैसे कोई पशु जो होता है उसको अधिक किसी भी चीज़ में चरा देना यहाँ पे। अधिक सिंचाई मतलब अधिक पानी पटा देना। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न जो है हमारा कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है सोपानी कृषि प्रचलित है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की इधर। अगला प्रश्न जो है हमारा कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो आप लोगों को बताना है कि मरुस्थलीय मृदा जो है उसका विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो आप मरुस्थलीय का मतलब होता है जहाँ पर बालू ज़्यादा होता है, यानी इसको मरुस्थल बोलते हैं। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो राजस्थान में ज़्यादातर ना आपको मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलेंगे। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है हमारा कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। बताना है कि कौन सा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट करते हैं। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रीन। एंड्रीन जो है मेढक के प्रजनन को नष्ट करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो बताना है कि काली मृदा या काली मिट्टी जिसको हम बोलते हैं उसका दूसरा नाम क्या है। बलुई मृदा, रेगुड़ मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुड़ मृदा, या इसको हम कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। काली मृदा को हम कपासी मृदा या रेगुड़ मृदा भी कहते हैं यहाँ पे। हम चलते हैं अगले प्रश्न की इधर। तो अगला प्रश्न है हमारा बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, उसको हम पृथ्वी जो होता है जल के कारण जो नीला नीला दिखाई देता है, इसलिए हम जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की इधर। अगला प्रश्न है हमारा कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो बताना है कि कितना भाग जो है महासागर में निहित है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 96.6% भाग जो है महासागरों में निहित है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की इधर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि देश को बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। बताना है कि हमारा जो भारत देश है उसको बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। बताना है कि देश के बांध जो है उसको भारत का मंदिर किसने कहा था। महात्मा गांधी कहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहे थे कि स्वामी विवेकानंद कहे थे। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ABCD में यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये ऑप्शन बी होगा और ये ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणी जो होते हैं उनके शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो 65% जो है जल की मात्रा निहित होती है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हमारा कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लौह। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्सेनिक का जो है संकेंद्रण बढ़ा है हमारे बिहार में अति जल दोहन से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो बताना है कि 2001 में कितना प्रतिशत वन का विस्तार था। तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19.27% जो है 2001 में भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। कितना प्रतिशत था। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में थे कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19.27%। आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। बताना है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में वन का कितना विस्तार है।
20.60% भौगोलिक क्षेत्र पर, कि 20.55% भौगोलिक क्षेत्र पर, कि 20% भौगोलिक क्षेत्र पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र पर। तो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20.60%। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बताना है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7%। तो 7% जो है भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। अगला प्रश्न है हमारा कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60.11%। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में वन का है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर गड़बड़ा गया है, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी होता है, ये ऑप्शन नंबर सी होता। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा आप लोग का सही आंसर। मध्य प्रदेश आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो है वन का विस्तार सबसे अधिक है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो बताना है कि वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 वर्गों में। यहाँ पर बी ऑप्शन गड़बड़ा गया, थोड़ा इस मिस प्रिंटिंग के कारण ये सब हो गया है। तो आप लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 वर्गों में। 3 वर्गों में आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। तो बताना है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 26,200 आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ा गया है। चलिए तब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो बताना है कि संविधान की जो धारा 21 है उसका संबंध किससे से है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संविधान की धारा का 21 का संबंध है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारा एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन विस्तार था। तो बताना है कि कितने भूमि हेक्टेयर पर वन का विस्तार था। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 अरब हेक्टेयर आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारा यहाँ पर हम लोगों ने 24 नंबर कर लिया प्रश्न। अब हम 25 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। बताना है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अफ्रीकी कन्वेंशन। अफ्रीकी कन्वेंशन आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा 26 नंबर जो है इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। बताना है कि कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घड़ियाल जो है केवल भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। मैंग्रोव वन जो है उसका सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। तो हमारा ऑप्शन जो ये रहा कि मैंग्रोव का वन जो है उसका सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन में जो है मैंग्रोव का विस्तार सबसे ज़्यादा है। बताना है कि टेक्सोल का उपयोग क्यों होता है। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है, मलेरिया में, कि एड्स में, कि कैंसर में, कि टीबी में। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैंसर में जो है टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। अब बताना है यहाँ पर कि अगला प्रश्न हमारा चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध किस देश से था। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत से था। तो चरक का संबंध जो है भारत देश से था। अगला प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 100 खनिज है भारत में लगभग पाया गया है। भारत में लगभग 100 खनिज पाए गए हैं यहाँ पर। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की इधर। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण। तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है यहाँ पर। तो आप लोगों को बताना है कि लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैंगनीज बिल्कुल आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की इधर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक खनिज यहाँ पर होता है तो खनिज का उदाहरण है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभ्रक जो होगा आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो यहाँ पर जो आप लोग का सही आंसर मैंगनीज होगा। सॉरी, हमने अभी तक अभ्रक बताया था, लेकिन यहाँ पर जो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा मैंगनीज होगा। अभ्रक यहाँ पर बिल्कुल भी आप लोग का सही आंसर नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर जो होगा मैंगनीज होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। यहाँ पर अभ्रक नहीं होगा, यहाँ पर मैंगनीज होगा, ठीक। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला 33 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो बताना है कि अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर इसमें अभ्रक होगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर अभ्रक है और 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर मैंगनीज है, ठीक। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की इधर। तो अगला नंबर प्रश्न है यानी 34 का कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया? तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा खनिज है जिसे उद्योगों का जननी माना गया है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। लोहा आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की इधर। अगला प्रश्न है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का प्रकार बताना है कि कौन है जो लौह अयस्क का प्रकार है। तो लौह अयस्क का प्रकार कौन है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हेमाटाइट जो है लौह अयस्क का प्रकार है। तो हेमाटाइट जो है लौह अयस्क का प्रकार है, ठीक। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक जो है सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादक करता है, यानी कि बताना है कि छत्तीसगढ़ जो है भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20%। आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो है हमारा कि मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैंगनीज उत्पादन में जो है भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये आप लोग का 10 किलोग्राम आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बताना है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो है बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में तांबे का कुल भंडार जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी ऑप्शन हेराफेरी हो गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 125 करोड़ टन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करते हैं? यानी कि बिहार और झारखंड जो है देश का कितना प्रतिशत अभ्रक जो है उसका उत्पादन करते हैं। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी मतलब कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 80% हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग का ये 43 नंबर क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 80% हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है चूना पत्थर है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? बताना है कि किस राज्य में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। असम आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? मतलब बताना है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तारापुर। तारापुर में जो है पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो बताना है कि इसमें अनवीकरणीय कौन है। तो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का सी। आप लोग का कोयला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का कोयला सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? बताना है कि प्राथमिक ऊर्जा जो है उसका कौन उदाहरण नहीं है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत जो होगा आप लोग का सही मतलब 48 नंबर का क्वेश्चन का था ना, तो मतलब आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत। विद्युत आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन। तो 49 क्वेश्चन में जो है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन होगा? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है यहाँ पे, ठीक।
हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह जो है उसके कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष पूर्व आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न है हमारा कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य जो है भारत में कोयले का कौन है? तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 51 का ऑप्शन नंबर बी झारखंड जो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ये रहा। तो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो है खनिज तेल हेतु वो जो है मुंबई प्रसिद्ध है। खनिज तेल हेतु यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 54 कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिगबोई में जो है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस जो है किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस खनिज पाया जाता है। ठीक, तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारा कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर अवस्थित है। तो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा। बिल्कुल आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है यहाँ पे? तो बरौनी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 59 का कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो बताना है कि यूरेनियम जो है उसका प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जादूगोड़ा। जादूगोड़ा जो है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है यहाँ पे? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना भारत के किस राज्य में? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो बताना है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की इधर। अब हमारा 63 नंबर क्वेश्चन 63 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है कि इनमें से 62 हो गया है 62 यहाँ पर हो गया है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन है तो भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो 62 का यहाँ पर हमने बता दिया है कि खंबात की खाड़ी में। हम चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 63 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? बताना है कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा खनिज तेल का भंडार जो है सीमित है यहाँ पे। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर ए नवीकरणीय संसाधन है। आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 65 नंबर जो है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनवीकरणीय संसाधन है। लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय संसाधन है। हम चलते हैं यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति है? यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 19.2 19.2 बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है इनमें
काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है, तो बताना है कि काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न जो है हमारा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी मिलती है। यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 69 नंबर क्वेश्चन की, यहाँ पर इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। तो बताना है कि इनमें कौन उपाय जो है भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। और ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन हमारा ये रहा, और आप लोग का सही आंसर जो होगा यहाँ पर बाढ़ नियंत्रण होगा। तो बाढ़ नियंत्रण जो है भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। बाढ़ नियंत्रण करके हम भूमि जो है उसको, भूमि जो खराब हो जाती है उसको हम संरक्षित कर सकते हैं। अब हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पर्वत का प्रतिशत क्या है। बताना है कि भारत में पर्वत का प्रतिशत क्या है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30%। आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा 71 नंबर क्वेश्चन है कि किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी जो है, कोसी की मुख्य उद्देश्य जो है बाढ़ नियंत्रण रहा है। क्यों? क्योंकि जो कोसी नदी जो है ना बिहार की शोक नदी मानी जाती है, और इससे हर वर्ष जो है बिहार में बाढ़ आ जाते हैं, इसलिए इसको बाढ़ नियंत्रण मुख्य उद्देश्य इससे माना गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 133वां आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया। तो बताना है कि भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 में। आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि इनमें किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है। तो बताना है कि इनमें किस पेड़ की लकड़ी जो है बहुत कड़ी होती है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागवान। सागवान आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए। तो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33.3% भाग पर जो है वन होना चाहिए। किसके अनुसार? तो भारत के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 76 नंबर क्वेश्चन जो है कि भारत में सफ़ेद बाघ के लिए, यहाँ पर जो होगा सफ़ेद होगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर भारत में जो है सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो बताना है कि भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। उड़ीसा आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा 77 नंबर क्वेश्चन है। अब 77 है कि चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है। तो आपको बताना है कि चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदर लाल बहुगुणा। बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड का घाटशिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। तांबा के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर, ठीक। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा कि पेट्रोलियम किस चट्टानों में मिलता है। पेट्रोलियम किस चट्टानों में मिलता है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परतदार। परतदार यानी पेट्रोलियम किस चट्टानों में मिलता है। तो परतदार चट्टानों में मिलता है। और हमारा 80 नंबर क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है। बताना है कि इनमें कौन खनिज जो है केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थोरियम जो होगा आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास हम इतना ही तक रखते हैं, और आज का हमारा टारगेट था कि हम फर्स्ट चैप्टर के जितना ऑब्जेक्टिव है उसको हम पूरा करें। अब हमारा अगला क्लास जो रहेगा उसमें हम सेकेंड चैप्टर भूगोल का ही ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, ठीक। आप सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए।